हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, इन ब्रीफ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा और कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री और मेंस में। तो हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है ऑन आपके ऑफिशियल सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएसई एज वेल एज स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है, उसी के साथ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के, आपके प्रीलिम्स के हो या फिर मेंस के, इसी के साथ जो आपका स्टेट पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है प्री या मेंस का, उसके लिहाज से हम आपके समक्ष ये एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारी टीम का, हमारा खुद का जो आपका प्री मेंस और इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट हैंड, उसके लिहाज से हम चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसमें आपको चीजें ज्यादा एग्जैजुरेट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन खुद ज्यादा एग्जैजुरेट करके नहीं पूछती है। चीजें इन जनरल पूछी जाती है। आपका जो अवेयरनेस है, जो अभी देश में जो देश विदेश में जो कंसर्न है, पूरे देश दुनिया के लिए जो कंसर्न है, उन सभी मुद्दों में से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती है। तो इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो फाउंडेशन है, आपका हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, जियोग्राफी का हो, एथिक्स का हो, ये क्लियर है। तभी क्या है, आप अच्छी तरीके से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। उससे पहले एडमिशन का अनाउंसमेंट है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे साथ फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स के जरिए जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर टेस्ट दी जाएंगी प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। प्री के लिए प्री मॉक टेस्ट, मेंस मॉक टेस्ट एंड इंटरव्यू मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसी के साथ आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा सारी क्लासेस कराई जाएंगी, जिसमें आपको जीरो से लेके, आपके स्क्रैच से लेके एकदम बिगिनिंग से एंड तक चीजों को समझाया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को टेकल कर सके। और जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे क्लासरूम में, हमारे डिफरेंट टीचर जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, उसका कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, जो एज पर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के सिलेबस के लिहाज से होगा। ओके, इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट। तो आप चीजों को फर्दर डिटेल में जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ध्यान रखिए, आज का पहला जो आर्टिकल है ये स्पेशली एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, जो जीएस पेपर 4 है उसमें काम आएगा। इसी के साथ जब हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे ऐसे में भी हमें डिफरेंट टॉपिक पूछी जाती है, जिसमें हमें एथिकल एंगल भी लिखना होता है। क्या सही है, क्या बुरा है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, ओके, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है। तो इन सभी चीजों का आंसर हम ये जो आर्टिकल है इससे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आर्टिकल का आपका टाइटल है द 7 डेडली डिजिटल सीन्स। ओके, ध्यान रखिएगा, 7 डेडली डिजिटल सीन्स कहा है। ओके, तो अब अभी ये जो 7 सीन्स है ना, ये आपके ध्यान रखिएगा, जो कैथोलिक मॉरल थियोलॉजी है उसमें भी दिया गया है। ओके, तो इसमें 7 सीन के बारे में मेंशन किया गया है। प्राइड, ओके, तो प्राइड से क्या आता है, एरोगेंस आता है। ओके, फिर सेल्फ आइडोलेटरी आता है, और ये क्या करता है, हमें आपके सेपरेट करता है फ्रॉम गॉड। फिर ग्रीड आता है, लालच। ओके, सो एक्सेसिव डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ। तो आज के समय पे आप देख सकते हैं, ओके, लोगों के अंदर कितना एरोगेंस भरा हुआ है, कितना एक्सेसिव डिजायर है मटेरियल वेल्थ के लिए। ओके, ये क्या करता है, हमें डिस्ट्रस्ट दिलाता है डिवाइन प्रोवाइडेंस पे। ओके, हम क्या करते हैं, डिविनिटी पे विश्वास नहीं रखते हैं, और हम उल्टा सीधा कुछ भी काम, करप्शन करके हो, किसी को लूट के हो, धोखाधड़ी करके हो, हम पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। फिर है वर्थ। तो इसमें आपका अनकंट्रोल्ड एंगर के बारे में कहा गया है, और हेट के बारे में, कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट एंगर को और हेट को, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ओके, इससे इससे क्या होता है, हम दूसरों के लिए सोच नहीं पाते हैं, दूसरों की खुशी, ओके, दूसरों का गम ये समझ नहीं पाते हैं, और उनसे हम सिंपैथाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ चैरिटी। ओके, एनवी, एनवी का क्या होता है, मतलब जेलसी, हम दूसरों के सक्सेस से जलते हैं। ओके, खुद तो नहीं कुछ करते हैं, तो हमें दूसरों का जब सक्सेस दिखाई देता है तो उससे हम जल पड़ते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। ये हमारे मन में डिस्कॉन्टेंट को ब्रीड करता है, अशांति को फैलाता है, जिससे हमारा लाइफ और बद से बदतर बन जाता है। देन है लस्ट। ओके, लस्ट क्या है, अभी
आपका क्रेविंग फॉर प्लेजर। ओके, तो प्लेजर में आप किसके लिए प्लेजर होगा, जो आपके सेंसरी ऑर्गन है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, उनको हम क्या करते हैं, प्लेजर दिलाने में लग जाते हैं। आंखों को, अपने स्किन को, ओके, अपने जीभ को, अपने कान को। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम ज्यादा प्लेजर की तरफ सिक करते हैं, प्लेजर को सिक करना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा लाइफ मिजरेबल हो जाता है। हम चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। इवन इंसान को भी हम क्या करते हैं, इंसान की जगह पे उनको ऑब्जेक्ट की तरह, सामान की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, फिर आपका ओवर कंजम्पशन करते हैं। ओके, जिसको कहा गया है ग्लूटोनी। तो ग्लूटोनी का मतलब इसमें ये ध्यान रखिएगा, कैथोलिक मॉरल थियोलॉजी के हिसाब से, ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड और प्लेजर। तो ओवर कंज्यूम करते हैं, हमें जब जितना भूख होता है उससे हम ओवर ईट करते हैं, जबकि साइंस कहता है कि जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। ओके, फिर आप देख सकते हैं स्लॉथ। तो इसमें हम क्या है, हमारा लेजीनेस होता है, एपैथी होता है किसी चीज को लेके। ओके, हम स्पेशली हम स्पिरिचुअल लेजीनेस हमारे अंदर दिखाई देता है, मतलब हम मटेरियल चीजों के बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ओके, और तभी क्या होता है, फेलियर ऑफ मॉरल ड्यूटी होता है। सेम इसी तरह का सीन के बारे में गांधी जी ने भी मेंशन किया है, और सीधा सीधा एथिक्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गांधी जी के जो 7 सोशल सीन है, तो समाज में हम जब रहते हैं, तो गांधी जी ने ये यंग इंडिया में लिखा था कि हम समाज में जब रहते हैं तो हमें क्या करना है, इन 7 सीन्स से दूर रहना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। तो आज के समय पे आप देखते हैं कि पावर के लिए कुछ भी किया जाता है। ओके, अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स की जाती है। ओके, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, मर्डर करना। ओके, ये सब चीजें हम देखते हैं पॉलिटिक्स में। ओके, और क्षमता के लिए किसी भी हद तक जाना। वेल्थ विदाउट वर्क, तो बिना काम के क्या करना, आपके वेल्थ को जमा करना। तो ये क्या है, आपका एक्सप्लॉइटेशन को दर्शाता है। ओके, और फिर जो पोर है उनका जो हालत रहता है वो हमेशा ही खराब रहता है, मार्जिनलाइज रहता है। इसी के लिए क्या होता है, इनजस्टिस बढ़ता है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, सो विवेक के बिना हम जब प्लेजर लेते हैं, ओके, किसी भी चीज में हमें दिख रहा है कि ये चीज जो है इमोरल है, जैसे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ओके, इमोरल है, फिर भी हम थोड़े से प्लेजर के लिए क्या करते हैं, हम अपने कंसाइंस की ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या ये विवेकवान है। तो बिल्कुल भी नहीं है, जिससे रिलेशन बिगड़ता है, फैमिली बिगड़ती है, सोशल फैब्रिक बिगड़ता है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ओके, तो आपने नॉलेज लिया लेकिन कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरलेस इंसान की तरह एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, ये डेंजरस इंटेलेक्ट है। ओके, समझ लीजिए अभी नॉलेज है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, तो वो क्या कर सकता है, अभी बुक्स को, अकाउंट कीपिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो हो गया नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। फिर कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, अगर कोई बिजनेस करता है उसमें आपका समझ लीजिए एडल्ट्रेशन करता है प्रॉफिट के लिए, ओके, एक्सपायर्ड चीज को बेचता है, तो वो क्या है, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्या है, करप्शन है, सिर्फ प्रॉफिट को ही, प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी है विदाउट एनी एथिक्स। ओके, फिर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी है। तो अभी साइंस जो है उसमें अगर ह्यूमैनिटी नहीं है तो ये क्या करेगा, डीह्यूमनाइजेशन करेगा, और ये एब्सॉर्डिटी होगा, वल्गैरिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे डेवलप नेशन है वो क्या करते हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म हमने देखा था कि वैक्सीन को बनाया लेकिन उसका पेटेंट वो शेयर नहीं करना चाहते हैं विद अंडर डेवलप नेशन। तो ये क्या है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी है। ओके, फिर वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, तो अभी हम क्या करते हैं, बिना सैक्रिफाइस के ही वर्शिप करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमारी हिपोक्रेसी दिखती है। हम क्या करते हैं, बस रिचुअल्स करते हैं, इनर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं करते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन को लाना ज्यादा जरूरी है देन दी रिचुअल्स। ओके, हमें पूजा पातल तो करना ही है, लेकिन उसके साथ हमें क्या करना है, अपने जो ग्रीड है, लालच है, इन सभी को हटाना जरूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी इसका, ये डिजिटल, आज के समय पे डिजिटल सीन्स कैसे हो रहे हैं। तो अभी देखिए टिंडर का एक ऐप है, इसमें हमें दिखता है लास्ट। ओके, तो लास्ट क्या है, ये रहा, प्लेजर विदाउट कंसाइंस। ओके, तो हम लास्ट के लिए अभी क्या होता है, आपके आपके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि टिंडर में, ओके, जो वुमेन है, मैन है, उनका कॉमोडिफिकेशन होता है, कॉमोडिफिकेशन ऑफ इंटीमेसी। ओके, हुकअप कल्चर आ रहा है। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, डिजिटल अटैचमेंट देन डिजिटल डिटैचमेंट देखा जाता है ह्यूमन के बीच में। ओके, फिर अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम में, ओके, तो अभी इंस्टाग्राम में आप ये क्या है, लोग अपने आप को आर्टिफिशियल सेल्फ को प्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपने किसी की अच्छी बॉडी देखी तो आपको लगा कि ऐसी बॉडी मुझे भी बनानी चाहिए, लेकिन क्या पता उसके लिए बॉडी के ऊपर कितना टॉर्चर किया होगा, तो उसी को कहा जाता है
बॉडी डिस्मॉर्फिया, कि हमें दूसरे का बॉडी से जब हम देखते हैं, ओके, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, कोई कैसा ही दिखता है, कोई कैसा दिखता है, तो हमें लगता है कि हमें ऐसा ही दिखना चाहिए। टॉक्सिक ब्यूटी नॉर्म देखने को मिलते हैं कि एक पर्टिकुलर वे में हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी मेंटल एंजाइटी जो है वो बढ़ती है। ओके, फिर सोसाइटी में क्या होता है, अननेसेसरी कंपैरिजन होता है इंस्टाग्राम के जरिए, जिससे क्या है, एंजाइटी हमारी बढ़ती है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये इंस्टाग्राम में, आपके फेसबुक में जो आपका क्या है, आर्टिफिशियल सेल्फ है। ओके, जो जितना दिखा रहा है उसका आपका 100% दिखा रहा है ना, वो 1% भी नहीं है। ओके, तो ये सभी चीजों को हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट आप एनवी, तो फेसबुक में आप देख सकते हैं कि एक एनवी स्पाइरल में हम बंधे हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ओके, अभी जैसे किसी ने अच्छे घर में फोटो दी तो हमें लगता है हमारा घर ठीक नहीं है, हमें भी अच्छा घर बनाना चाहिए। तो वो अच्छा है कि हमें अच्छा घर बनाना चाहिए, लेकिन उसमें अगर एनवी हम चलते हैं, ओके, और अपवर्ड सोशल मोबिलाइजेशन को कंपेयर करते हैं, तो हम क्या है, एक के साथ कंपेयर किया, उसको मैच किया, फिर दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो ऐसे क्या होगा, हमारा एंजाइटी और बढ़ते जाएगा। ओके, क्योंकि आपका क्या है, अच्छा से भी अच्छा चीजें हमें देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ का क्राइसिस, डिप्रेशन, इनएडिक्वेसी का फीलिंग, ये सभी चीजें आनी लगती है। ओके, और एक क्या होता है, डिजिटल नार्सिसिज्म का भी राइज होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप जोमेटो में अगर देखें तो इसमें जो अभी हमें ग्लूटो नहीं देखा था, वो जोमेटो क्या करता है, कंज्यूमिंग कल्चर लेके आया है कि हमें माइंडलेस कंजम्पशन करना है। ओके, तो अभी आप बिना पॉज के क्या है, बहुत सारा खाना देख सकते हैं। ओके, तो उस खाने को आप ऑर्डर करते हैं, उसके बाद उस खाने से, उसमें बहुत ज्यादा आपकी शुगरी फूड होती है, सॉल्टी फूड होती है, तो उससे हमारा शरीर में लाइफस्टाइल डिजीजेस फैलता है। ओके, फिर हम एक्सेस फूड मंगाते हैं, उससे फूड का वेस्ट कल्चर एक आपका नया कल्चर बनने लगा है। तो ये सभी चीजें क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके, फिर अगर आप इसमें और डिफरेंट चीजें देखना चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं, ग्रीड के लिए कैसे सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है। ओके, फिर देन आप नेटफ्लिक्स में लोग कैसे बहुत ज्यादा टाइम अपना जो है बर्बाद करते हैं। ओके, और कैसे क्या करते हैं, आपका प्रोकास्टिनेशन करते हैं। जैसे आपने एक वेब सीरीज देखा, तो आपको कोई जरूरी काम भी आया, तो आपको लगता है कि एक सीरीज और खत्म कर लेता हूं उसके बाद, या फिर एक एपिसोड और खत्म करके फिर काम करता हूं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो अटेंशन है वो भी कम होता है, हम चीजों को प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं, और ह्यूमन का जो पोटेंशियलिटी है वो कम होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, मुझे ये टॉपिक काफी अच्छा लगा है। इस बार इसके ऊपर, इस बार या नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के, स्टेट पीसीएस में हो या फिर यूपीएससी में, पूछा जा सकता है। फिर ट्विटर को आप देख सकते हैं। ओके, एक समय पे ये क्या था, डेमोक्रेटिक अगोरा था। ओके, लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्या हो रही है, एक ट्रोलिंग का कल्चर आ रहा है, कैंसल कल्चर आ रहा है। ओके, आइडियोलॉजी का इको चैम्बर हो रहा है। ओके, लोग पोलराइज हो रहे हैं, कम्युनिटी हेट्रेड फैलाई जा रही है। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपना विजडम को बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। ओके, नॉलेज को बढ़िया से इस्तेमाल करना जरूरी है, फॉर्टिट्यूड रखना जरूरी है। तो ये सभी चीजें हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, देखिए इमरजेंसी के ऊपर, ये हम 4 नंबर आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी, तो इससे पहले हमने देखा था कि इमरजेंसी के पॉलिटिकल कॉज क्या थे, इकोनॉमिक कॉज क्या थे, फिर आपके इसके एक्सटर्नल कॉज, मतलब देश के बाहर से क्या कॉज थे, सीआईए का क्या रोल था, वो हमने डिस्कस किया था पास्ट के एनालिसिस में। इसमें अभी ये डिस्कशन आया है कि आपके जो रियल लाइफ है, ओके, इट मींस जो सिनेमा है, म्यूजिक है, उसके ऊपर इमरजेंसी का क्या असर पड़ा था। तो इमरजेंसी के समय आप इसमें किशोर कुमार जी को देख सकते हैं कि किशोर कुमार जी को भी क्या किया गया था, आपके उनके ऊपर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और डिफरेंट जो रीजनल मूवीज थी, ओके, इसमें कहीं नाम मेंशन किया होगा। ओके, इन मूवीज में आपकी बैन लगाई गई थी। इवन बैन के साथ ही क्या किया गया था, बहुत ज्यादा सेंसरशिप था, और जो डायरेक्टर थे, एक्टर थे, उनको भी जेल भी कर दिया गया था। इसमें देख सकते हैं आप, जो आपके एक्टर थे, लीड एक्टर, ओके, रेड्डी नाम के, उनको एस रेड्डी, उनको क्या किया गया था, जेल कर दिया गया था, इवन टॉर्चर भी किया गया था। तो उसमें देख सकते हैं कि जब हमारा आजादी का सिर्फ 25 साल ही हुआ था, उसी समय क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के जो नॉर्म्स है उसको डेविएट करते हुए आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया गया था। तो अभी आर्टिकल 352 के तहत क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं।
और एक आर्टिकल हमने वो 20 वाले न्यूज़पेपर में देखा था कि जो कमल हसन का कुछ मूवी आ रहा है उसमें भी क्या किया गया है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या की है, उसकी निंदा की है कि ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाने चाहिए, आर्टिस्टिक फ्रीडम जो है उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो अभी जो इमरजेंसी लगाया गया था उससे क्या नेगेटिविटी सामने आई और उसके बाद क्या हुआ, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट के जरिए, फिर जो आपकी जनता दल की गवर्नमेंट आई थी 1977 में, उसने कैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए, डिफरेंट रिफॉर्म्स लाए थे जिसके तहत आपके इंटरनल इमरजेंसी को आपके इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह आर्म रिबिलियन में तब्दील कर दिया गया था। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है, आर्टिस्टिक फ्रीडम को कैसे कर्व किया गया था या फिर आज के समय भी कैसे कर्व किया जाता है, कैसे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A का वायलेशन होता है, वो सभी चीजें हमें समझनी जरूरी होती है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन काफी आपका इंसाइटफुल और सीख देने वाला आर्टिकल है। तो यूके के लॉ मेकर्स, मतलब लॉ मेकर मतलब पार्लियामेंट, सो यूकेस पार्लियामेंट अप्रूव अ बिल टू अलाउ टर्मिनली इल पीपल टू एंड देयर लाइफ्स। तो अभी इसमें क्या मुद्दा है, ध्यान रखिएगा कि टर्मिनली जो इल एडल्ट है, ओके, तो उनको एंड ऑफ लाइफ का अभी राइट्स दिया जाएगा, मतलब डाई विथ डिग्निटी। ओके, जैसे लिव विथ डिग्निटी होता है, ओके, उसी तरह से डाई विथ डिग्निटी भी होना चाहिए। डिग्निटी इन डाइंग, आप देख सकते हैं टी शर्ट में लिखा हुआ है डिग्निटी इन डाइंग। तो इसमें क्या, ये मुद्दा क्या है कि आपके समझ लीजिए कोई एक इंसान है, ओके, 20 साल का, 30 साल का, तो ऐसे बीमार से वो जूझ रहा है जिससे क्या है, उसको 6 महीने साल भर ही वो जी सकता है, और वो भी बहुत ज्यादा आपके मेडिकल असिस्टेंट के साथ। तो उस लिहाज से क्या है, वो इंसान को इतने उसको पता ही है कि 6 महीने साल भर में वो मरने वाला है। तो ऐसे घुट घुट के मरने से, डर डर के मरने से क्या है, वो उसको राइट होना चाहिए कि वो एक ही बार में मर जाए, ओके, या फिर वो डेथ को चूज करे। तो उसके लिए क्या होगा, आपका जो असिस्टिव डेथ है वो दिया जाएगा, मतलब आपके मेडिकल जो है, ओके, इसमें दिया गया है कि आपका कंसेंट चाहिएगा किससे, 2 डॉक्टर से, एक साइकाट्रिस्ट से, एक सीनियर लॉयर से और एक सोशल वर्कर से। ओके, तो इसमें कहा गया है कि टर्मिनल इलनेस विथ प्रोजेनेसिस ऑफ लेस देन 6 मंथ टू लिव, तो जिसका ये सिर्फ संभावना है कि 6 महीने ही जी सकता है, ओके, और वो पर्सन भी साउंड माइंड का होना चाहिए। तो वो कंसेंट देगा और उस कंसेंट को क्या करेगा, फिर फर्दर वेरीफाई करेगा बाय 2 डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट, सीनियर लॉयर एंड सोशल वर्कर। उसके बाद क्या होगा, उनका लाइफ को एंड कर दिया जाएगा। तो ये काफी क्या है, आपके राइट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हमें जो हमारा डेथ है वो डिग्निटी के साथ मिलना चाहिए, ना कि टेंशन के साथ, एंजाइटी के साथ कि हम मरने वाले हैं और हम कब मरेंगे। ओके, ऐसा कुछ सोच में नहीं होना चाहिए। तो ये राइट्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है। तो अभी इंडिया में ध्यान रखिएगा ऐसा प्रोविजन नहीं है, मतलब है इनडायरेक्टली है। इसको इथेनेशिया भी कहा जाता है, एक्टिव इथेनेशिया एंड पैसिव इथेनेशिया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था अरुण शानबाग केस, ओके, हाल ही का जजमेंट है। तो उसमें आपके पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया है, ओके। पैसिव यूथेनेशिया में क्या हो गया कि जो आपके इंसान है वो आपके वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, वो और रिकवर नहीं हो सकता है, वेंटिलेटर में है। तो उस केस में क्या किया जा सकता है, एक इंसान का असिस्टिव डेथ को प्रोवाइड किया जा सकता है। कहीं पे मेंशन किया होगा अरुण शानबाग केस के बारे में, ओके, अरुण शानबाग नहीं, सॉरी, अरुणा शानबाग केस, ओके, कहीं मेंशन होगा, ये रहा अरुणा शानबाग केस ऑफ 2018। इसमें आपके इंडिया का क्या पोजीशन है, तो एक्टिव यूथेनेशिया हमारे देश में इलीगल है, ओके, पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, मतलब ऐसे हालत में है इंसान की वो आपका चल फिर नहीं पा रहा है और मरने ही वाला है, तो उसको आपके वेंटिलेशन में रखना, ओके, फिर आपके उस इंसान को आपके और तकलीफ देना, तो उससे अच्छा है उनको एक ही बार में डेथ दे दिया जाए, ओके। फिर भी ध्यान रखिएगा इसमें भी क्या है, आपका एक बॉडी रहेगा, कंपोज होगा, और उसके बाद ही, ओके, आपके लीगल ल्यूमनरीज भी रहेंगे, डॉक्टर्स भी रहेंगे, उनके कंसेंट के बाद ही डेथ को अलाउ किया जाएगा। उसी को कहा गया है पैसिव यूथेनेशिया। अभी ध्यान रखिएगा ये एक एथिकल क्वेश्चन भी हो जाता है, क्या पैसिव यूथेनेशिया या फिर एक्टिव यूथेनेशिया दिया जाना चाहिए, ओके, क्या डेथ को चूज करने की राइट्स दी जानी चाहिए। तो अभी इसमें आर्ग्यूमेंट फॉर है, अगेंस्ट भी है। तो डिग्निटी इन डाइंग, हाँ दिया जाना चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस, हाँ दिया जाना चाहिए कि एक इंसान को आपका ये आपका अधिकार होना चाहिए कि वो अपने साथ खुद के साथ जस्टिस कर सके, ओके। हेल्थ केयर सिस्टम सपोर्ट, ओके, तो ये जो बर्डन है
अभी समझ लीजिए कोई इंसान मरने वाला है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसोर्स खर्चे करके फायदा नहीं है, या फिर फैमिली का भी क्या है बहुत ज्यादा बर्डन रह सकता है। तो अगर असिस्टिव ऐसे डेथ दे दिया जाता है तो इससे क्या है आपका जो इंसान रिकवर होगा ही नहीं, 4-6 महीने है, तो क्यों आपका रिसोर्स को खर्चा करना है। ओके, अगर आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देखें तो इसमें रिस्क ऑफ कोआर्शन हो सकता है, किसी को जबरदस्ती भी डेथ दी जा सकती है, जैसे वल्नरेबल इंडिविजुअल है, कोई डिसेबल इंसान है, ओके, जो सही है वो जी सकता है लेकिन उसको मार दिया गया है, कोई एल्डरली है, किसी के ऊपर बोझ है तो उसको मार दिया जाएगा, और किसी को इसका विक्टिमाइज कर दिया जा सकता है। ओके, और ये मेडिकल एथिक्स के भी खिलाफ है कि मेडिकल एथिक्स कहता है कि एंड तक एक जो मरीज है उसको ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट भी बन सकता है कि एक बार ये वंस अलाउड तो इसको बाद में बढ़ते जाएगा, नॉन टर्मिनल केसेस में भी बढ़ सकता है। ओके, और ये क्या है आपके सृष्टि की जो रचना है उसके साथ खिलवाड़ भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, एथिक्स में बन सकता है। तो इसमें आपके 4-5 आर्ग्यूमेंट फेवर, 4-5 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में आपको देखे ये बैलेंस वे से लिखना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है चाइल्डहुड स्नैच्ड अ फ्यूचर डिनाइड। ओके, तो इसमें अभी क्या बात कर रहा है ध्यान रखिएगा, ये भी अभी आपका राइट्स बेस्ड क्वेश्चन है, राइट्स के ऊपर क्या इशू है, तो स्पेशली जो चाइल्ड्स के राइट है। ओके, तो इसमें आपका तेलंगाना के एक शहर के बारे में जिक्र किया गया है जिसमें चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा गया है। ओके, स्पेशली आपके जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके अंदर। तो अभी जो पेरेंट्स है उनके पास पकड़ लीजिए 2-4 बेटी है या फिर बेटा है, तो उनको पढ़ाने में क्या होती है दिक्कत होती है, भरण पोषण में भी दिक्कत होती है, तो उनको लगता है कि अगर जल्दी शादी कर देंगे तो क्या है एटलीस्ट उनको कोई देखने वाला मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ऐसा देखा गया है। फिर हमारा क्या है एक देश में कल्चरल नॉर्म भी है डिफरेंट रीजन में कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड में भी गर्ल चाइल्ड को विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है उनके हेल्थ में, उनके एजुकेशन में, उनके स्किलिंग में। ओके, और उनको जल्दी से जल्दी शादी करके ऐसा होता है कि एक बोझ की तरह मानते हैं जो सही नहीं है, तो वो किया जाता है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी चाइल्ड को अगर छोटे में शादी कर दिया गया, किसी चाइल्ड को अगर पढ़ने नहीं दिया गया और आपका काम में लगा दिया गया चाइल्ड लेबर में, तो वो क्या हो सकता है एक चाइल्ड का जो चाइल्डहुड है उसको स्नैच कर लिया जाता है। क्योंकि चाइल्ड मतलब क्या है खेलना कूदना पढ़ना, ओके, खुशी से अपने जीवन को एडल्टहुड तक ले जाना और फ्यूचर में उनको क्या करना एक स्ट्रॉन्ग आपके ह्यूमन रिसोर्स की तरह खड़ा करना। लेकिन अभी क्या है जब चाइल्डहुड को स्नैच कर लिया जाता है बाय मैरिज, बाय चाइल्ड लेबर, तो इससे क्या होता है फ्यूचर उनका डिनाई होता है, और उनका फ्यूचर डिनाई करना मतलब देश का फ्यूचर को डिनाई करना, बिकॉज जो चाइल्ड है वो फ्यूचर होते हैं देश का। ओके, तो वही इसमें जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा चाइल्ड लेबर को लेके, फिर आपके चाइल्ड जो मैरिज है उसको लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये राइट्स के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, और राइट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल को ध्यान रखना है ताकि आप मेंस में क्वेश्चन लिख पाए, और इसी के साथ आपको इन आर्टिकल को मेंस में भी लिखना पड़ सकता है। तो इसमें अभी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। ओके, जब तक 18 ना हो लड़की का शादी नहीं करवाया जा सकता है। ओके, लड़कों का 21 तक नहीं करवाया जा सकता है। तो पोक्सो एक्ट है, 18 से नीचे अगर शादी करवाया जाता है तो उसको क्या रेप माना जाएगा, स्टैट्यूटरी रेप। ओके, राइट टू एजुकेशन है जिसके तहत अप टू 14 तक तो फ्री एजुकेशन दिया गया है, तो इस तक पढ़ने का व्यवस्था कर देना चाहिए बाय फैमिली एंड सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी। ओके, फिर ये राइट टू जो आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसका भी वॉयलेशन है। ओके, आर्टिकल 15 के तहत स्पेशल प्रोविजन दिया गया है वुमेन को, गर्ल चाइल्ड को। ओके, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर आर्टिकल 39 ई एंड एफ कहता है आपका कि एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो इन आर्टिकल्स को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछी जा सकती है, और ये जो की प्रोविजंस है इनके ऊपर भी बारीकी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो हाल ही में क्या किया आपके सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जजमेंट प्रोनाउंस किया कि जो मैटरनिटी, जो आपकी महिलाएं हैं जो मैटरनिटी को अचीव कर रही है, उनका जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वो चाहे फॉर्मल सेक्टर हो या फिर इनफॉर्मल सेक्टर हो। अभी कैसे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे समझ लीजिए कोई महिला है, ओके, और वो क्या है आपके एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका बेबी होना है, इट मीन्स प्रेग्नेंट है। ओके, तो उस समय क्या करना है आपको, जो कंपनी है उसको क्या करना है आपका पेड मैटरनिटी लीव देना जरूरी है।
ओके। और जब कंसीव के बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद भी उनको मैटरनिटी फैसिलिटी देना जरूरी रहेगा, उनका मैटरनिटी राइट को प्रोटेक्ट करना जरूरी रहेगा। और वो एक चाइल्ड या दो चाइल्ड तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये वुमेन के बॉडीली ऑटोनॉमी के खिलाफ है। अगर कोई 2 के जगह 3 चाइल्ड भी चाहती है तो वो 3 नंबर चाइल्ड के लिए भी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना जरूरी रहेगा। और इसमें स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में भी कहा गया है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, लाइक अभी समझ लीजिए कोई कंपनी है, ओके, उसमें किसी वुमेन को इनफॉर्मली मतलब आपके ऑफिशियली हायर नहीं किया गया है, तो वैसे महिलाओं को भी क्या करना है, मैटरनिटी राइट्स को एंश्योर कराना जरूरी है। इसी के साथ बहुत सारी महिलाएं आपकी फॉर एग्जांपल फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करती है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को क्या करना है, विशेष व्यवस्था का करना जरूरी रहेगा। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लाया गया था, ओके। तो 2017 में अमेंडमेंट करके 24 वीक का पेड मैटरनिटी लीव से 26 वीक तक का लीव कर दिया गया, ओके। देन आप अगर देखें तो ये तो ठीक है, यहाँ तक ये तो फॉर्मल सेक्टर के लिए है। तो अभी 90% ऑफ इंडियन वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए, तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, स्पेशली जो स्कीम है, लॉ है, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी रहेगा। अभी जैसे पीएम मातृ वंदना योजना के तहत क्या है, 5000 दिया जाता है, तो उस 5000 को सभी को टाइम बाउंड तरीके से देना जरूरी रहेगा, क्योंकि ये उनका राइट्स है अंडर आर्टिकल 21, ओके। और आर्टिकल आपका जो 42 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी मैंडेट करता है मैटरनिटी रिलीफ के लिए। तो अभी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 42 को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, इनको कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और इसी के साथ डिफरेंट जो आपके नेशन है उनके साथ भी कंपैरिजन दिखाया है, इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।